हेलो व्यूअर्स। सो आज मैं जो एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। आपकी आगे जितनी भी आप कंपनीज में अप्लाई करोगे उसे लेकर, और जैसे भी आप सीवी अप्लाई करते हो या फिर आपकी जॉब की जर्नी जितनी आने वाली है उसे लेकर। टॉपिक ये है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कि एटीएस। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि आपने अपना जो जो सीवी, जो आपका करिकुलम वाइटे है या फिर आपका जो रिज्यूम है, वो आपने ओवर द कंपनी सबमिट किया या पोस्ट किया या अपलोड किया या फिर किसी भी रिक्रूटर को मेल किया। तो आप देखते होगे कि आप naukri.com से अप्लाई करते होगे, या जितने भी मल्टीपल चैनल्स हैं वहाँ सब आप अप्लाई करते होगे, बट आपको रिवर्ट नहीं आता होगा। आप उसमें देख भी रहे हो कि यहाँ पर 200 वैकेंसी खाली है, बट आपने सबसे पहले उसमें रिवर्ट बेसिकली अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद भी क्या हो रहा है कि आपके पास में रिप्लाई एचआर का नहीं आ पा रहा है, या तो आपका जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आप कभी ये भी देखते होंगे कि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, या फिर आपने जैसे ही वहाँ पर अप्लाई किया तो आपको तुरंत रिजेक्शन का मेल आपके पास में आ जाता है। या माइट भी आपने कभी ये ऐसा भी देखा होगा कि आपने लगातार बल्क हायरिंग, या फिर कहते हैं एक बार में 100 200 500 वैकेंसीज पे हायर कर दिया है, 50 में एक साथ कर दिया है, और आपका एक भी जगह सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब एक भी जगह सिलेक्शन तो दूर, वहाँ से बेसिकली रिवर्ट भी नहीं आ रहा है, इंटरव्यू भी नहीं लग रहा है और कॉल भी नहीं आ रही है। तो ये बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, और फेस करने के साथ में उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। आपके पास में एक अच्छी डिग्री है, आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास में अच्छा बेसिकली बोलो कि प्रोफाइल आपकी अच्छी है, आप उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, बट एट लास्ट अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में एक भी रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये हो क्यों रहा है? आपकी जॉब तब लगेगी जब आप क्या होगा, आपका जो सीवी होगा वो राइट रिक्रूटर के पास में पहुंचेगा, एक सही इंसान के पास में पहुंचेगा, कि जो भी आपके स्किल्स है वो आपके सीवी में लिखे होंगे और वो आपको देख पाएगा। वो पहुंचेगा कब? जब उसके सिस्टम में आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होके जाएगा। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस है, जब अगर मैं पहले की बात करूं तो किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं होती थी, मैनुअली सारे के सारे काम होते थे। तो एक एक सीवी पे जो एचआर होते थे मैनुअली सारी चीज़ों को देखते थे। देखने के बाद में क्या होता था कि वो अपना जो सीवी था उसमें शॉर्टलिस्ट करके आपको कॉल करते थे, कनेक्ट करते थे। बट अभी के टाइम पे ये चीज़ें क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी एडवांस हो गई हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सर्वर से चलती हैं और सॉफ्टवेयर से चलती हैं। मतलब आप इनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको एटीएस बोलते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे। एटीएस क्या होता है? एटीएस आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अब ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आखिर करता क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये काम करता है कि आपके सीवी को, जैसे आप मानो कि एक पोजीशन है और उसके लिए 500 सीवी है, तो जो एचआर है उसके लिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि वो एक पोजीशन के लिए 500 सीवी को इवेल्युएट करे और 500 इंटरव्यूज करे तब एक कैंडिडेट को हायर करे, राइट? तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेशन की तरफ जाएगा। मतलब वो ऐसा कुछ ढूंढेगा कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा टूल या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इन सीवीज को ऑटोमेटिकली देख ले और उसमें तो जो सबसे बेस्ट सीवी है वो उसके सामने लाकर रख दे, जिससे उनका काम जो है वो हल्का हो जाए। तो यहाँ पर एक यही बेसिकली प्रॉब्लम आती है एचआर के पास में। तो वो क्या करते हैं, वो एटीएस का सहारा लेते हैं। एटीएस क्या है, आपका बेसिकली प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसको ह्यूमन रिसोर्स एचआर यूज करते हैं आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। लेट्स सपोज कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, आपको 2 साल का कस्टमर सपोर्ट में एक्सपीरियंस है और आप किसी भी एक अच्छी एमएनसी में काम करके आए हो और आपने दूसरी जगह पर अप्लाई किया है। तो जब आप अपना अप्लाई करोगे तो उस सीवी में आपको कीवर्ड डालने होंगे कि 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका जो भी आपने काम किया है उसकी हाइलाइट्स और हर एक चीज़। अगर वो उस जेडी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा होगा तो आपका जो सीवी होगा वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो एचआर क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बिठा लगाते हैं इसमें कि कोई भी सीवी आएगा तो एटलीस्ट उसमें 2 साल होने चाहिए, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस होने चाहिए, और जो इनके रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है वो उनको सेट कर देते हैं। आपका सीवी ऑटोमेटिकली सिस्टम पे जाता है, वो सारी चीज़ें आपके में अगर होती हैं तो आगे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उनमें से एक भी चीज़ नहीं होती है तो हट जाता है। और इसमें एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी की इन द सेंस कि जितने भी एचआर ने अपने कीवर्ड लगाए हुए हैं वो आपके सीवी में है या नहीं है। अगर 80% है तो भी आपका आगे निकल जाता है, 90% है तो भी आगे निकल जाता है, या तो बिलो 80% वालों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम चलता है इसके पीछे, राइट? तो आज के टाइम पे अगर आप भी अपना सीवी बेसिकली किसी भी कंपनी में डाल रहे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो एटीएस फ्रेंडली सीवी है
कि एटीएस के अकॉर्डिंग, मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं या नहीं है, तो इसी के बारे में हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि उसके सिस्टम का क्या नाम होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब ये क्या क्या काम करता है, सिलेक्शन एप्लीकेशन, बेसिकली सिलेक्ट एप्लीकेंट एट हायर, क्रिएटिंग जॉब्स, जॉब पब्लिश्ड ऑन जॉब बोर्ड, इसी के साथ में जॉब एप्लीकेशन रिव्यूड, जॉब एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, ऑनलाइन टेस्ट एंड कंडक्ट और इंटरव्यू आर शेड्यूल्ड। ये जितने भी काम है जो सबसे पहले मैनुअल एचआर करता था, वो सारा का सारा काम सिस्टम पे होता है। तो अब बात ये आती है कि एटीएस फ्रेंडली आकर सीवी बनाए कैसे। तो बहुत से ऐसे फ्री टूल होते हैं जिनसे आप सीवी बना सकते हो, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी, जिसका नाम है जॉब अलर्ट करियर, इस पर भी जाकर भी आप अपना, एक मैंने फ्री टैब दिया है सीवी बनाने का, तो आप वहाँ से भी जाके अपना सीवी बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें बेसिकली ज़रूरी क्या होता है कि आप जो भी सीवी बनाओ उसको किसी भी एआई टूल से रिकॉग्नाइज कराओ कि ये एटीएस फ्रेंडली है, अगर है तो कितने % है। हमेशा 90 और 80% तो आपको रखना ही है, आप इतना मान लो। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आपको सीवी आखिर कैसे बनाना है और इसका क्या क्या काम होता है। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा ईजी कर दिया है चीज़ों को, कि सबसे पहले क्या रहता है आपका एटीएस, या फिर कभी कभी जब आप भरते हो ना एप्लीकेशन, अगर यहाँ पर एचआर वाले लोग भी होंगे तो उनको पता होगा, जो नहीं है तो उनको भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपने हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग एटीएस। तो एटीएस के बारे में पूछा जाता है, तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आपको इसके बारे में भी सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एटीएस क्या है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनी को रिज्यूम चेक करने में इस्तेमाल करती है। मतलब आपका जो सीवी होता है उसे चेक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, ताकि जो भी एचआर है उनके पास कुछ ही सिलेक्टेड सीवीज पहुंचे, सारे के सारे ना पहुंचे। फिर एटीएस का क्या काम है, रिज्यूम को स्कैन करना, कीवर्ड ढूंढना, रिज्यूम चेक करना और एचआर तक सही रिज्यूम भेजना। अब एग्जांपल ऐसे लो कि जैसे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एचआर को चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, और आपने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो जब अभी अगर एटीएस नहीं होता तो उनके पास वो भी सीवी आएगा, वो भी उसको ओपन करेंगे, पढ़ने में टाइम लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो ये वहाँ पर एचआर का जो काम है, वो भले उसमें आपको 10 मिनट इन्वेस्ट करे, बट उनका 10 मिनट वहाँ पर लग जाएगा और आपका जो सीवी सिलेक्ट उन्होंने नहीं किया। अगर यही सेम चीज सिस्टम के सामने हुआ कि जैसे आपने डाला उसमें 5 साल का कैटेगरी था, आपका 3 साल का मैच कर रहा है, तो वो क्या करेगा, 3 साल के अकॉर्डिंग जो भी उसमें फीलिंग्स होंगी या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी चलेगी वो आपको दे देगा। और जहाँ 5 साल की चल रही है, तो जहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा होगा वो उसको वहां पर भेज देगा। पता नहीं कि भाई आपने भरा इस चीज के लिए था, बट आपको कॉल किसी और की आ गई। तो ये वहां पर ये सिस्टम करता है। फिर कंपनीज एटीएस क्यों यूज करती हैं, हजारों रिज्यूम आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मैनुअल चेकिंग मुश्किल होती है इसी वजह से कि मैनुअल वो सारे के सारे सीवीज को नहीं चेक कर सकते, इस वजह से वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। टाइम बचता है और बेस्ट कैंडिडेट जल्दी मिलते हैं। यस, बेसिकली जेडी के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो जल्दी मिलते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा हौच-पौच करने की जरूरत नहीं होती। उनको 2 वैकेंसी से 10 लोग उन्होंने उठा लिए और उठा के फटाफट उनका इंटरव्यू किया और यहाँ से अपनी हायरिंग जो थी वो फिलिंग कर दी। इसके बाद में एटीएम, बेसिकली एटीएस रिज्यूम चेक आखिर कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले आप सीवी अपलोड करते हो, सीवी अपलोड करने के बाद में एटीएस स्कैन करता है आपका पूरा का पूरा सीवी, जितने भी कीवर्ड एचआर डालते हैं बेस्ड ऑन जेडी वो उसे मैच करता है, स्कोर जनरेट करता है कि 100 आउट ऑफ कितना मैच कर रहा है, एंड देन रिव्यू के लिए डालता है। एचआर यहाँ पर ये भी डालते हैं कि 70% स्कोर वालों को सेलेक्ट करो, 75%, 80% ये एचआर मेंशन करते हैं। अगर वो उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वहाँ से वो जो सीवी होता है वो आगे भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद में एटीएम रिज्यूम बेसिकली रिजेक्ट क्यों होता है, जैसा जो प्रॉब्लम है कि हम सब डाल तो रहे हैं, हमने अप्लाई भी बहुत अच्छे से कर रखा है, सारी चीज़ें हमारी अच्छी, बट हमारा रिवर्ट हमें नहीं आ रहा। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसीज आती है और वो क्या होती है कि डिले पे हो जाती है, कि आपने आज किया अप्लाई, आपका सीवी भी सिलेक्ट हो गया, आपका इंटरव्यू भी हो गया, बट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, बट ये है कि अगर रिजेक्ट हो रहा है या फिर बिल्कुल कहीं से भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो डरने वाली बात है, तो सोचने वाली बात है कि आखिर अब इसके आगे हमें करना क्या है। अब देखिए, रिज्यूम बेसिकली जो सीवी है वो रिज्यूम में रिजेक्ट क्यों हो रहा है, रॉन्ग फॉर्मेट आप करते हो, इमेजेस लगाते हो, टेबल्स लगाते हो, आइकन्स लगाते हो, फैंसी फॉन्ट्स यूज करते हो और मिसिंग के कीवर्ड होते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4-5 काम आपको नहीं करने होते हैं। 6 जो है कि एटीएस फ्रेंडली सीवी आकर बनाया कैसे जाए, रिज्यूमे बनाया कैसे जाए। तो देखिए, सिंपल डिजाइन आपको लेना है, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना, बहुत ज़्यादा फॉन्ट कलर ये सारी या फिर कोई एआई जनरेटेड टेम्पलेट आपको यूज़ नहीं करनी है। क्या करना है, सिंपल फॉर्मेट रखना है। फिर उसके बाद में अगर आपका पीडीएफ है तो जॉब डिस्क्रिप्शन में अलग फॉर्मेट ना मंगाओ। देखिए, जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो अच्छे से पढ़ना है और बेस्ड ऑन जेडी ही आपको अपना सीवी यहाँ पर बनाना है।
स्टैंडर्ड फॉन्ट का यूज़ करना है, जो स्टैंडर्ड 2 से 3 फॉन्ट होते हैं जो हमेशा चलते हैं, जैसे कैलिब्री है, एरियल है और टाइम्स न्यू रोमन है, यही वाले यूज़ करना, जल्दी वहाँ पर आते हैं। और दूसरा आपने इटैलिक वगैरह या फिर कुछ यूज़ किया तो वहाँ पर वो उठाता ही नहीं उन कीवर्ड्स को, तो ये चीज़ें नहीं करना है। और क्लियर हेडलाइन जो भी आपका है, जैसे आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो, तो आपको हेडलाइन बिल्कुल क्लियर रखनी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। और उससे पहले आपका बेसिकली एक जॉब लेटर भी होता है, आपको उसके साथ में वो देना है। जैसे होता है मैनुअल कि आप एक लिफाफे भर के दे रहे होते हैं, वैसे ही जॉब लेटर आपका ऑनलाइन भी होता है। कवर पेज जिसे बोलते हैं, आप कवर पेज बनाने के बाद में अपना CV डालते हो और उस कवर पेज में 10 से 12 मिनट के, बेसिक 10 से 12 मिनट नहीं, सॉरी 8 से 10 लाइन में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है। अपना एक्सपीरियंस कि आपका नाम ये है, आपको इतना एक्सपीरियंस, आप इस रोल के लिए फिट हो, और बाकी डिटेल्स के लिए आप CV देख सकते हो। फिर 7 नंबर यहाँ पर पॉइंट है इम्पॉर्टेंट रिज्यूम सेक्शन, जैसे आपका फुल नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, लिंक्डइन, करियर समरी, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट, ये इसी फॉर्मेट पे आपको रखना है। कीवर्ड क्या होते हैं? अब देखिए कीवर्ड जो होता है वो, देखिए जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल लिखी होती है वही कीवर्ड होते हैं। जो भी JD आप देखोगे तो वहाँ पर जितनी भी JD आपकी लिखी हुई कि डिस्क्रिप्शन क्या है, पाइथन, SQL, पावर BI मांगा है, एक्सेल मांगा है, जहाँ जो भी मांगा, तो वो वहाँ से उठाकर, ये आप मैनुअली नहीं कर पाओगे तो आप किसी AI का सहारा ले लेना, या फिर आप डायरेक्टली मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो बनाकर आपको दे देंगे अगर कहीं पर, नहीं तो आप AI से भी करवा सकते हो। फिर 9 स्लाइड है ATS रिज्यूम टिप्स। देखिए यूज बुलेट पॉइंट्स, थोड़े से जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको अकॉर्डिंगली ये वाले यूज़ करना। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाले बुलेट पॉइंट गोल वाले। फिर यूज़ एक्शन वर्ड, जैसे डिवेल्प, मैनेज, क्रिएट, इम्पोर्ट, इम्प्रूव एंड डिज़ाइन, ये सब यूज़ करो। PDF फॉर्मेट में भेजो, TXT में मत भेजा करो आप लोग। और इसी के साथ में जो आपका CV है, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, 1 से 2 पन्ने का CV आप मैक्स टू मैक्स बनाओ। 4 से 5 पन्ने का CV कोई नहीं देखता है आज के टाइम पे। अब रिज्यूम में अवॉइड क्या करें? ग्राफिक्स आप अवॉइड करिए, इमोजीज आपको नहीं लगाने, हेडर फुटर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी कि आपने अपना नाम डाला फिर नीचे पूरा का पूरा एड्रेस डाल दिया, एड्रेस के नीचे फिर और डिस्क्रिप्शन, ये सब नहीं। जितना सिंपल आप बनाओगे, जितना मुद्दे की बात लिखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ नहीं करने, टेबल्स नहीं यूज़ करने और मल्टीपल कॉलम यूज़ नहीं करने हैं। फिर फ्री ATS रिज्यूमे आकर कैसे चेक करोगे? तो देखो कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे जॉब स्कैन है, रिज्यूमे वर्ड है, इसके बाद में आपके इनहेंस रिज्यूम चेकर है, रिज्यूम को ATS चेकर, ये 3-4 ऐसी वेबसाइट है जो आपके CV को इवेल्युएट करेंगी और आपको बेस्ड ऑन JD मार्क्स करेंगे। मतलब सबसे पहले आप JD डालते हो, फिर अपना CV डालते हो, वो मैच करता है और ATS का एक स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फाइनल टिप्स क्या है? मैच रिज्यूम विद जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका JD है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। फिर ऐड रिलेवेंट स्किल, कीप सिंपल डिज़ाइन, सिंपल रखना है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। और अपडेट रिज्यूम रेगुलरली, आपका जो CV है वो आप जितनी भी चीज़ें हर 10-15 दिन में उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपडेट कर दो। कभी कभी क्या होता है कि आपका CV आपने सेम कंपनी में डाला, पहली बार में रिजेक्ट हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दूसरी बार डाला और तुरंत चल गया, तो ये चीज़ें भी आपकी हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है जॉब अलर्ट विद निखिल। मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी नाम सेम ही है, जॉब अलर्ट विद निखिल। इसके दोनों बेसिकली लिंक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल के JD में डाल रखे, डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, प्लस मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है जॉब अलर्ट करियर्स, इसमें भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं ऐसी जितनी भी डिटेल्स होते हैं आपके लिए लाता रहता हूँ, उसमें आप अपडेट देख सकते हो। बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।